आज का टॉपिक है परमाणु का बोहर मॉडल अर्थात बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सन 1913 में नील बोहर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके कुछ संशोधन किए तथा परमाणु के बारे में अपनी परिकल्पनाएं दी, जिसे परमाणु का बोहर मॉडल कहा जाता है। बोहर के अनुसार परमाणु के केंद्र पर एक अत्यंत छोटा नाभिक होता है जिस पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। तो जो बातें हम जानते हैं वो नील बोहर ने बताई थी कि परमाणु के केंद्र पर नाभिक रहता है जिस पर संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण लगभग द्रव्यमान केंद्रित रहता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। बोहर की परिकल्पना का दूसरा बिंदु था स्थायी कक्षाओं के बारे में। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमता बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है। इन कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित नहीं करता है, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जब घूम रहा है तो वो किसी भी कक्षा में घूम लेगा। माना एक कक्षा यहाँ पर है, 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 ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जैसे कक्षा ये है या इसके बाद ये कक्षा ये है, और ये कक्षाएं ऐसी होंगी इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जाएं नहीं वितरित करेगा, यानी कि यहाँ से एनर्जी रेडिएट नहीं होंगी, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बनी रहेगी। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा गया है। और स्थायी कक्षाएं कौन सी होती हैं? स्थायी कक्षाएं वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। अर्थात कोणीय संवेग का अर्थ क्या हुआ? कोणीय संवेग यानी कि mv/r, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे n। तो nh/2π, जहाँ पर n का मान क्या है? n पूर्णांक है 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर n क्या चीज है? n यहाँ पर है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। तो जो पहली कक्षा होगी, माना ये नाभिक है और नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा है, तो इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा? 1। दूसरी कक्षा है, इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा? 2। तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 हो जाएगा। तो यहां पर हम इस सूत्र की सहायता से प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। पहली कक्षा में कितना होगा? तो यहाँ पे n=1 रख लेंगे तो उसका कोणीय संवेग निकल जाएगा। n=2 रख लेंगे तो कोणीय संवेग निकल जाएगा। परिकल्पना का तीसरा बिंदु यह कहता है कि माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में है और वह बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त करता है। कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ने प्राप्त की, तो ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, तो ये आपका है उच्च कक्षा और ये नीचे वाला हो जाएगा निम्न कक्षा। तो ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया? निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला गया। लेकिन यह रहता नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए यहाँ पर रहता है, और यह रहता है लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही इस उच्च कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन रहता है। 10⁻⁸ सेकेंड तक रहने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन फिर पुनः अपनी निचली कक्षा में आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुनः निचली कक्षा में आ जाएगा, यानी कि पुनः ये अपनी पूर्ववर्ती कक्षा में आ रहा है। और आने के
दौरान ये क्या करेगा, देखिए ये कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात ऊपरी कक्षा में गया था, तो ऊपरी से निचली कक्षा में आने के लिए कुछ ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, इसको वितरित करना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा वितरित करता है, यानी कि कुछ यहाँ से ऊर्जा ह्रास होता है और वह एक रेडिएशन यानी कि विकिरण के रूप में ऊर्जा यहाँ पर त्याग करता है और फिर निचली कक्षा में आता है। और यदि उच्च कक्षा या ऊपरी कक्षा की ऊर्जा यदि E2 है और निचली कक्षा की ऊर्जा यदि E1 है, तो वो कितनी ऊर्जा वितरित करेगा या कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वो हो जाएगा E2 माइनस E1 और यह हो जाएगा उस ऊर्जा के बराबर। इस प्रकार बोहर ने स्थायी कक्षाओं का कॉन्सेप्ट दे करके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी कि परमाणु का स्थायित्व के बारे में जो प्रश्न उठ रहे थे कि परमाणु स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा, उसका समाधान किया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रह सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब उन स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो वो कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित उस समय नहीं करते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा क्योंकि वो स्थायी कक्षाएं हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमी थी एक और, वो थी रेखीय स्पेक्ट्रम को समझा ना पाना, यानी कि वो रेखीय स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो नील बोर ने अपने मॉडल में ये कहा कि चूंकि परमाणुओं में कक्षाओं की संख्या निश्चित रहती है, देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल में जो अंतर था, रदरफोर्ड ने यह कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षाओं में घूमते रहते हैं, यानी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि निश्चित कक्षाएं होती हैं। उन्होंने कहा था कि निरंतर घूमते रहेंगे, इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं और वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न में है। जबकि बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं वो एक निश्चित कक्षाएं हैं और ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसके बीच में भी घूम रहा है, फिर यहाँ भी घूम रहा है, फिर यहाँ भी घूम रहा है। वो एक पर्टिकुलर कक्षाएं हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो कक्षाओं का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और उनको कहा है स्थायी कक्षाएं। इसीलिए यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लासेस ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था वो एक सतत स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त हो रहा था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त हो रहा था। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए निश्चित कक्षाएं हैं तो यहाँ पर एक जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त होगा। या हम कह सकते हैं कि बोहर के अनुसार परमाणुओं में कक्षाओं की संख्या निश्चित रहती है, अतः किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण, इलेक्ट्रॉनों का जब जाना होता है, ऊपर जाना या नीचे आना, उसको कहते हैं संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन के कारण अवशोषित तथा उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य भी निश्चित रहती है। जब कक्षाएं निश्चित हैं तो उससे निकलने वाली जो विकिरण है, उस दौरान निकलने वाली जो विकिरण है, उनकी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति भी क्या होगी, निश्चित होगी। इस कारण हमको क्या होगा, परमाणु से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो जो बोहर का परमाणु मॉडल है ये मॉडर्न फिजिक्स का एक फाउंडेशन बना, यानी कि आधार बना, और इसके लिए 1922 में नील बोहर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस मॉडल के बाद में इस मॉडल में और वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ काम किया और कुछ सुधार किया, जिसमें कि सोमरफील्ड हो गए या डी ब्रोगली हो गए आदि वैज्ञानिकों ने नील बोहर के मॉडल में कुछ और सुधार किए और मॉडल को सामने रखा।